Good afternoon to all. Myself Poonam Yadav. Welcome back to our YouTube channel Bhugol Shala. Today we are discuss about the topic of man and environment relationship with the concept of determinism, possibilism, new determinism and probabilism. तो मानव और पर्यावरण के बीच में अंतर संबंध से संबंधित मेजर चार कंसेप्ट हमारे सामने आती हैं। नियतिवाद, संभववाद, प्रसंभवतावाद और नवनियतिवाद। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में आज की हमारी क्लास रहेगी। उससे पहले हम देखें तो द्वैतवाद और द्वंद्ववाद, डुअलिज्म एंड डाइकोटोमी, जो कि हम बैक के क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, डाइकोटोमी एंड डुअलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। तो कुछ ज्योग्राफर हैं जिनकी अलग अप्रोचेज रहती हैं, ह्यूमन अप्रोच, एंड कुछ विद्वान जो हैं उनकी फिजिकल अप्रोच रहती है, जो फिजिकल फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, एंड कुछ ज्योग्राफर हैं जो ह्यूमन को महत्व देते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले डुअलिज्म का फेज आया है वो वारेनियस से स्टार्ट होता है। वारेनियस के बाद कांट ने इस अवधारणा को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट रीटर और हम्बोल्ट ने फिर ज्योग्राफी विभाजन का कार्य किया। ज्योग्राफी में ह्यूमन एंड फिजिकल फैक्टर्स को अपने विचारों के आधार पर महत्व दिया है। जैसे रीटर है वो ह्यूमन ज्योग्राफी पर ज्यादा वर्क करते हैं, जबकि हम्बोल्ट है वो फिजिकल फैक्टर्स को स्टडी करते हैं। तो इस तरह से डुअलिज्म का और डाइकोटोमी का फेज है, जिसको आप ज्यादा बैक के क्लास में जाकर के डीपली देख सकते हैं। तो आज की हमारे क्लास का टॉपिक है वो नियतिवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद और प्रसंभवतावाद है। तो वहीं पर हम स्टार्टिंग करें तो मानव और पर्यावरण के बीच में अंतर संबंध की बात करें। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में विभाजन हुआ। सबसे पहले केवल फिजिकल फैक्टर्स को स्टडी किया जाता था, क्योंकि जितने भी ज्योग्राफर हैं वो या एस्ट्रोनॉमर रहे हैं या फिर जियोलॉजिस्ट रहे हैं। तो भूगर्भ शास्त्री और नक्षत्र विज्ञान वाले जो ज्योग्राफर रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट फेज में ज्योग्राफी में एस्ट्रोनॉमिकल, एक ग्रह का दूसरे ग्रह के साथ में क्या संबंध है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है बारे में, इन सभी के बारे में स्टडीज फर्स्टली किया गया है। मेजर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइंस के बारे में डिस्कस किया गया है। क्लियर है? तो अक्षांश रेखाओं, देशांतर रेखाओं के बारे में, पृथ्वी की परिधि के बारे में ज्ञान हासिल करना, और पृथ्वी के मेजर जो अन्य ग्रहों के साथ में संबंध है, सिमिलरिटी क्या है इन ग्रहों की आपस में, तो इस तरह के कंसेप्ट हैं उन पर ध्यान दिया गया। क्लियर है? उसके बाद में जैसे ही मानव ने जैसे ही अपना वृद्धि या विकास प्रारंभ किया है, उसके बाद में ह्यूमन ज्योग्राफी पर बल दिया जाने लगा। क्लियर है? अब ऐसा मानव और पर्यावरण के बीच में जो द्वंद्व क्रिएट हुआ इन दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में, एक ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से देखें या एक फिजिकल फैक्टर्स को हम स्टडी कर रहे हैं, इन दोनों के बीच के फेज में हम देखें तो ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट के बीच में सर्वश्रेष्ठ कौन है। ठीक है, इन्हीं को लेकर के ये कंसेप्ट सामने आए हैं, जो 4 कंसेप्ट हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो फर्स्ट में देखिए, फिजिकल फैक्टर्स को स्टडी किया जाता था। जैसे ही मानव का आगमन हुआ, यहाँ तक की स्टडी ह्यूमन ज्योग्राफी में की जाने लगी, क्योंकि ह्यूमन की जितनी भी स्पीसीज हैं, एनिमल्स की जितनी प्रजातियां हैं, इन सभी को ह्यूमन ज्योग्राफी में स्टडी किया जाता है। ठीक है, अब हम देखें कि एनवायरनमेंट एंड मैन के बीच में इंटर रिलेशन को बताने वाली कंसेप्ट हैं, उन्हीं को हम नियतिवाद, ये अलग अलग कंसेप्ट हैं, मेजर 4 कंसेप्ट हैं, जिसमें सबसे पहला है नियतिवाद कंसेप्ट, संभावनावाद, फिर नवनियतिवाद और प्रसंभवतावाद। ठीक है, सबसे पहले की अवधारणा है वो नियतिवाद है। क्लियर है? अब ह्यूमन को स्टडी किया जाता है, उसी समय इन्वायरमेंट के इफेक्ट को ह्यूमन पर देखा जाता है। ठीक है, और वहीं पर मैन के क्या इफेक्ट है इन्वायरमेंट पर, इसे भी स्टडी किया जाता है। इसी संबंध को स्टडी करना ही मानव और पर्यावरण से संबंधित अवधारणाएं होती हैं।
तो यहाँ हम देखें मेजर 4 कंसेप्ट हमारे सामने आती हैं। फर्स्ट है नियतिवाद या डिटरमिनिस्ट अप्रोच, जिसको जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी सपोर्ट करता है, या हम कहें कि जर्मन के जितने भी ज्योग्राफर हैं वो सभी नियतिवाद को फेवर करते हैं और नियतिवाद पर ही कार्य करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति के मानव के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में ये विवेचना करते हैं और बताते हैं कि प्रकृति इतनी शक्तिशाली है कि मनुष्य को जैसा चाहे वैसा कंट्रोल करती है। कहने का आशय है कि मनुष्य वही क्रियाकलाप कर सकता है जितना प्रकृति अलाउ करती है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि जैसा क्लाइमेट वैसे ही वहां के लोग पाए जाते हैं, वहां की ह्यूमन एक्टिविटी भी उसी प्रकार की पाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो वेस्ट बंगाल या ऐसे कोई एरियाज जिसको हम देखें, वहां के हाउसेज हैं, जो ह्यूमन के हाउसेज हैं वो इसी प्रकार से बने होते हैं, ढलवा छत वाले, क्योंकि वहां पर बारिश अधिक होती है और बारिश है वो सपाट सतह पर रुक सकती है, तो ढालू सतह वाले मकान बनाए जाते हैं। ढलानी सतह वाले मकानों की छत होती है जो कि पानी है वो ढलकर नीचे चला जाता है। क्लियर है? उसी प्रकार से आप एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, मनुष्य के पहनावे को लेकर के आप देख सकते हैं, या मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों को आप देख सकते हैं कि लकड़ी काटने का कार्य है वो मनुष्य वही कर सकता है जहां पर ऐसी अनुकूल दशाएं मनुष्य को प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो नियतिवाद पहला कंसेप्ट है जो कि जर्मन ज्योग्राफर्स के द्वारा सपोर्ट किया गया है। नेक्स्ट देखें, नियतिवाद के बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आती है, उसे हम संभावनावाद या संभववाद के नाम से जानते हैं। संभववाद कंसेप्ट है जो फ्रांसीसी स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखें, नवनियतिवाद या इसी कंसेप्ट को नियतिवाद या नव निश्चयवाद, जो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखें तो प्रोबेबिलिज्म या प्रसंभवतावाद, जो ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के द्वारा कॉइन किया गया है। OH के स्पेट ने प्रसंभवतावाद को सपोर्ट किया है, वहीं पर ये संभववाद का ही एक सुधरा हुआ रूप है। क्लियर है? इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अभी तक आप समझ पाए हैं कि जैसे मनुष्य को प्रकृति कैसे प्रभावित करती है और मनुष्य प्रकृति को कैसे प्रभावित करता है, इसी के बीच में संबंध को बताने वाली जो अवधारणाएं हैं उन्हें हम पर्यावरणीय, मानव और पर्यावरण से संबंधित अवधारणाएं कहते हैं। यहां से हम देखें तो सबसे पहली अप्रोच आती है डिटरमिनिज्म। इसे हम नियतिवाद या पर्यावरण निश्चयवाद के नाम से जानते हैं। तो पर्यावरण नियतिवाद या निश्चयवाद की अवधारणा है वो सबसे पहली मानव और पर्यावरण के बीच में अंतर संबंध को दर्शाने वाली अवधारणा है। इसको सबसे पहले रेटजेल ने बताया है। सबसे पहले इन्होंने नियतिवादी शब्द का यूज किया है और कहा है कि प्रकृति मनुष्य के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित रखती है, जैसे कि नेचर है वो अपनी वेदर कंडीशंस अप्लाई करती है। अर्थ पर जितनी भी वेजिटेशन है या जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं वो ह्यूमन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, ह्यूमन वैसे ही एक्टिविटी कर सकता है जैसा वहां का
नेचुरल एनवायरनमेंट हो। क्लियर है, ये नियतिवाद कहता है। आप देखते हैं भूगोलवेताओं द्वारा अपनाया गया पहला दृष्टिकोण है जिसको हम नियतिवाद के नाम से जानते हैं। सबसे पहले ये अवधारणा सामने आई क्योंकि सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आदि मानव जो जंगल में रहता है टोटली बेस्ड होता है कि बारिश होने के बाद में ही उसे पानी मिल सकता है, और हम कहें कि वनस्पति से ही मिलने वाले कंद मूल से वो अपना भरण पोषण करता है। ठीक है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी वहां पर नाम मात्र की थी। तो स्टार्टिंग फेज में हम देखें तो आदि मानव की स्टेज से जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो उस समय ह्यूमन की एक्टिविटी पर फोकस किया गया कि इन्वायरमेंट को इफेक्ट करके मनुष्य अपने क्रियाकलाप कर रहा है, किंतु फिर भी वो सफल नहीं हो पा रहा है क्योंकि वेदर जो फिनोमिना है या इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो ह्यूमन को इफेक्ट करती है। सो वो इस तरह से प्रकृति के से बाहर जाकर के अपने क्रियाकलाप को संभव नहीं कर सकता, इसलिए नियतिवाद या नेचर मेड जो थिंग्स हैं वो ह्यूमन के ऊपर भारी है। क्लियर है, यहाँ देखिए उनका मुख्य प्रारंभिक स्रोत फिजिकल एनवायरनमेंट है और सैद्धांतिक स्थिति इस विश्वास के इर्द गिर्द स्थापित हुई। सीधा सा समझिए कि ह्यूमन एक्टिविटी नेचर नेचर बेस्ड जो एनवायरनमेंट है उसी एनवायरनमेंट के भीतर रहकर ह्यूमन है वो अपनी एक्टिविटी कर सकता है, उससे बाहर नहीं। क्लियर, तो मापदंडों के द्वारा निर्धारित होती है जिसके भीतर वह स्थापित होती है। क्लियर सा समझ में आ गया है कि यहाँ देखिए द फर्स्ट अप्रोच अडॉप्ट बाय ज्योग्राफर्स वाज डिटरमिनिस्ट। पहली अप्रोच है, their main starting point was the physical environment, and this theoretical position was founded around the belief that the nature of human activity is controlled by the parameters of physical world within which it is set। जो नेचुरल एनवायरनमेंट हमें मिला है उसी के इर्द गिर्द मनुष्य की क्रियाकलाप है वो रहते हैं। जिस प्रकार की सॉइल मिलती है मनुष्य वैसी ही प्रकार की कृषि क्रियाकलाप कर सकता है। ये स्टार्टिंग फेज की बात है। तो यहाँ देखिए इस दृष्टिकोण में फिजिकल एनवायरनमेंट भौतिक पर्यावरण मानव क्रिया के मार्ग को नियंत्रित करता है। ठीक है, जो मनुष्य अपने विकास की ओर उन्मुख होता है तब भी मनुष्य प्राथमिक क्रियाकलाप को करता है, फिर द्वितीय क्रियाकलाप में भी झलक हमें मिलती है कि वहां का नेचुरल एनवायरनमेंट हमें किस प्रकार के रिसोर्सेस प्रोवाइड कर रहा है, तो वहां उसी प्रकार की इंडस्ट्री ह्यूमन लगा सकता है। क्लियर, आगे चलिए। इट्स व्यू दैट द फिजिकल एनवायरनमेंट कंट्रोल द कॉज ऑफ ह्यूमन एक्शन। नियतिवाद आमतौर पर मनुष्य को एक निष्क्रिय एजेंट, ओके, डिटरमिनिस्ट यूजुअली रिगार्ड मैन एज अ पैसिव एजेंट। ठीक है, निष्क्रिय एजेंट या पैसिव एजेंट के रूप में नियतिवाद मनुष्य को देखता है, और फिजिकल फैक्टर्स हैं वो स्थिर बने रहते हैं जो ह्यूमन को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार उसके दृष्टिकोण और निर्णय लेने की प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं। क्या कहना चाहता है कि ह्यूमन जैसे अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो वहां के रिसोर्सेज को यूज करेंगे। रिसोर्सेज कौन से, जो उन्हें वहां पर ही उन्हीं दशाओं में रहते हुए जो जलवायु दशाएं हैं या पर्यावरणीय दशाएं हैं उन्हीं को फॉलो करके ह्यूमन है वो अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। तो मनुष्य को जैसे क्रियाकलाप करने हैं उनके लिए रिसोर्सेज पर बेस्ड होते हैं। तो रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, जैसा वहां के नेचर ने बनाया है। अब कोई एक ऐसा प्लेटू है वहां पर आपको आयरन मिलता है तो वही आयरन को यूज आप कर सकते हैं क्योंकि वहां आयरन मिला है। क्लियर है, या हम कहें इसके अलावा जितने भी मनुष्य के क्रियाकलाप है, अब बारिश नहीं होती है तो उन स्थानों पर मनुष्य कृषि नहीं कर सकता है। तो यही कंसेप्ट समझाना चाहते हैं कि ह्यूमन की जो एक्टिविटी है वो नेचर के द्वारा कंट्रोल्ड होती है। नेक्स्ट देखिए, ये जो अवधारणा है
उसको रेड जेल के द्वारा बताया गया है सबसे पहले। तो सबसे पुराना कंसेप्ट है डिटर्मिनिज्म, नियतिवाद, जिसको 1900 के दशक में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया, वाइडली एक्सेप्टेड इन द 1900 सेंचुरी। क्लियर? तो यहाँ देखिए डेफिनेशन, यह एक पुराना सिद्धांत है। सबसे पहले मैन एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप को समझाने वाली अवधारणा है जो द्वितीय विश्व युद्ध तक कायम रहा। ठीक है, इसमें कहा गया कि पर्यावरण की मजबूत शक्तियां मानव क्रियाकलाप को नियंत्रित करती हैं। पर्यावरण है वो कंट्रोल करता है ह्यूमन की एक्टिविटीज को। दिस इज एन ऑर्डर philosophy which persisted till World War II. It says that the strong forces of environment control the course of human action. नेक्स्ट वाला देखिए, नियतिवाद के अनुसार मनुष्य एक पैसिव एजेंट है और नेचर एक एक्टिव एजेंट है। तो प्रकृति है वो संसाधन बनाती रहती है, प्रकृति है वो ह्यूमन के ऊपर अपना आधिपत्य रखेगी, क्योंकि प्रकृति शक्तिशाली है, प्रकृति है वो सर्वे सर्वा है, नेचर मेड थिंग्स है, वो ही डिसाइड करती है कि ह्यूमन वहां पर कौन सी एक्टिविटी करेगा, किस प्रकार से अपना जीवन यापन वहां करेगा। तो नियतिवाद के अनुसार मनुष्य की प्रक्रियाओं को नियंत्रित और निर्धारित करती है नेचर। अकॉर्डिंग टू determinism, man is a passive agent and nature is active agent which control and determines the action and decision making process of man. ये सभी प्रकृति के द्वारा निर्धारित होती है। आप देखते हैं कि डिटर्मिनिज्म अप्रोच के समर्थक विद्वान कौन कौन से हैं। तो जो फिजिकल एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, जो फिजिकल फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, या फिजिकल ज्योग्राफी को स्टडी करने वाले सारे ज्योग्राफर हैं वो इसके समर्थक विद्वान होंगे। ठीक है, सबसे पहले रेड जेल है जिन्होंने इस कंसेप्ट को कॉइन किया। आगे देखें अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जो प्रेक्षण करता है, ठीक है, जिन्होंने अंटार्कटिका पर जाकर के फिजिकल एनवायरनमेंट को स्टडी किया। ये इन्होंने दक्षिणी अमेरिका की भी यात्रा की और वहां पर भी फिजिकल एनवायरनमेंट को स्टडी किया। ओके, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के द्वारा डिटर्मिनिज्म अप्रोच को सपोर्ट किया गया। कार्ल रीटर के द्वारा, यद्यपि कार्ल रीटर ह्यूमन को स्टडी करते हैं लेकिन वो मनुष्य के ऊपर पड़ने वाले प्रकृति के प्रभावों को दर्शाते हैं। आगे देखिए द वन एंड ओनली कुमारी एलन चर्चिल सैंपल जो रेड जेल की शिष्या थी, अमेरिकन है, अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी की ज्योग्राफर हैं, लेकिन ये कट्टर समर्थ्या रही है डिटर्मिनिज्म अप्रोच की। रेड जेल के द्वारा सबसे पहले नियतिवाद के बारे में समझाया गया क्योंकि उन्होंने डार्विन के कंसेप्ट को समझा जो इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज के बारे में बताते हैं कि ह्यूमन है वो धीरे धीरे किस प्रकार से जो अन्य प्रजातियां हैं वो विकसित हुई हैं, उसी प्रकार से अन्य जीवों के साथ साथ ह्यूमन ने भी अपनी ग्रोथ की है। ठीक है, तो इवोल्यूशन थ्योरी जो डार्विन के द्वारा दी गई है उसी को पढ़ते हैं। रेड जेल के द्वारा निश्चयवादी अप्रोच के साथ में कुमारी एलन चर्चिल सैंपल जो शिष्या हैं वो कट्टर समर्थ्या भी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की रही हैं। ठीक है, लास्ट में जाकर के रेड जेल हैं, उन्होंने या नृतात्विक भूगोल की ओर वो चले जाते हैं, लेकिन सैंपल है वो डिटर्मिनिज्म अप्रोच पर ही तटस्थ रहती हैं। आगे देखिए W.M. डेविस। तो W.M. डेविस विलियम मॉरिस डेविस अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के ज्योग्राफर हैं और इन्होंने ही प्राकृतिक या फिजिकल ज्योग्राफी को फॉलो किया है और फिजिकल ज्योग्राफी में ही इन्होंने अपर्दन की प्रक्रिया को समझाया है। तो जिस प्रकार से इरोजन की एक्टिविटी होती है तो उन्हें स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, तीन ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी स्थान के इरोड जो लैंडफॉर्म है उन्हें
इफेक्ट करते हैं। तो विलियम मॉरिस डेविस जो कि प्राकृतिक पर्यावरण पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और डिटरमिनिज्म को समर्थन देते हैं। अगला देखिए, एरिस्टोटल और स्ट्रैबो जिन्होंने नेचुरल रीजंस के आधार पर ही प्राकृतिक प्रदेशों में विश्व को बांटा है। स्ट्रैबो ने, ये सभी समर्थक विद्वान रहे हैं। इनके अलावा एल्सवर्थ हटिंगटन हैं जिन्होंने प्राकृतिक वातावरण या फिजिकल ज्योग्राफी को जिन्होंने काम किया है। फिजिकल ज्योग्राफी में काम करने वाले सभी विद्वान हैं वो डिटरमिनिज्म अप्रोच को फॉलो करते हैं। मेन ज्योग्राफर जिन्होंने डिटरमिनिज्म को समर्थन दिया तो सबसे पहले फ्रेडरिक रेडजेल हैं। रेडजेल को अक्सर पर्यावरण नियतिवाद का जनक माना जाता है, ठीक है, फादर ऑफ एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म। उनके काम ने इस बात पर जोर दिया कि भौतिक पर्यावरण विशेष रूप से लैंड एंड क्लाइमेट ह्यूमन को इफेक्ट करते हैं या ह्यूमन सोसाइटी के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। रेडजेल के विचार सामाजिक डार्विनवाद से प्रभावित थे। वही बात जो मैंने अभी बताई आपसे कि डार्विन की जो थ्योरी है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से प्रभावित होकर के रेडजेल ने मनुष्य की प्रजातियों के बारे में भी अध्ययन किया है। वहीं पर मानव और पर्यावरण के बीच में जो संबंध है, इंटर रिलेशन है, उन्हीं पर फोकस करते हुए इन्होंने ये अवधारणा दे डाली है, नियतिवाद या पर्यावरण निश्चयवाद कंसेप्ट। अब डार्विन जिस प्रकार से फिजिकल फैक्टर्स को महत्व देते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम समझे कि जैसे जिराफ की गर्दन है वो लंबी किस प्रकार से हुई, तो डार्विन कहते हैं कि ह्यूमन या एनिमल्स जो भी प्रजातियां हैं जिस भी अंग का ज्यादा यूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ग्रोथ करता है। क्लियर है? तो जिस प्रकार से जब उष्ण काल आया, ठीक है, उष्ण काल के जस्ट बाद में शीतकाल आया। उष्ण काल के समय वृक्षों पर पत्तियां मौजूद थी, लेकिन वहीं शीतकाल जैसे ही आया है, प्लांट्स की लीव्स हैं जो ऊपर चली गई हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए बार बार जिराफ ने एक्सरसाइज की तो जिराफ की गर्दन है वो लंबी हो गई। इसी प्रकार से कहते हैं कि जो प्रकृति है, अगर ऐसा आइस एज पीरियड नहीं आता तो इस प्रकार से जो एनिमल्स की स्पीसीज हैं या ह्यूमन की स्पीसीज हैं वो इफेक्ट नहीं होती। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो ह्यूमन को इफेक्ट करता है। रेडजेल के अनुसार मनुष्य प्राकृतिक दुनिया का हिस्सा है और काफी हद तक ये कार्य पर्यावरण के द्वारा प्रभावित होते हैं, ठीक उसी तरह जैसे पौधे और जानवर अपने परिवेश में अनुकूल होकर रहते हैं। ठीक है, अडेप्टेशन की जो प्रोसेस है, अनुकूलन हम इसे कहेंगे कि एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, उस क्लाइमेट में पौधे रहते हैं और वहीं पर एक समय विशेष में बारिश कम होने लग जाए तो पौधों की पत्तियां हैं वो गिरने लग जाएंगी और वहीं पर जो जहां पर सदाबहार प्रकार की वनस्पति पाई जाती थी, अब वहां पर पत्तियां गिरा देने वाले या पर्णपाती वृक्ष वहां पाए जाएंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से जैसे वेदर चेंज होता है, जैसे क्लाइमेट चेंज होती है, जैसे वर्षा की मात्रा कम हुई तो उसी प्रकार से वहां के प्लांट्स के ऊपर और वहां के एनिमल्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। एल्सवर्थ हटिंगटन नंबर सेकंड जो समर्थक हैं 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में पर्यावरण नियतिवाद को लोकप्रिय इन्होंने बनाया। तो एल्सवर्थ हटिंगटन को तो हम मेनली जानते ही क्लाइमेटिक डिटरमिनिज्म के लिए हैं। इन्होंने केवल और केवल एक फैक्टर लिया है जिसमें तापमान वर्षा को लेकर के इन्होंने पूरे नियतिवाद को समर्थन दिया है कि मनुष्य को सबसे ज्यादा क्लाइमेट इफेक्ट करती है। क्लाइमेट में तापमान और वर्षा दोनों फैक्टर हैं वो प्रभावित करते हैं। मानव की प्रगति का प्राथमिक निर्धारक है वो क्लाइमेट ही है। उन्होंने सभ्यता के उत्थान के लिए, ठीक है, जितनी भी सिविलाइजेशन है वो डेवलप हुई है तो सबसे पहले क्लाइमेटिक इफेक्ट हमें देखने को मिला है। तो
पतन को भी अनुकूल या प्रतिकूल पर्यावरणीय दशाएं ही प्रभावित करती हैं। और एल्सवर्थ हटिंगटन जो सभ्यता और जलवायु जलवायु सभ्यता और जलवायु पुस्तक लिखते हैं। इनके मेन थॉट्स हैं, हटिंगटन कहते हैं कि समशीतोष्ण जलवायु मानव प्रगति के लिए सबसे अनुकूल थी। ये सुझाव देते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसे जलवायु में लोगों की मानसिक शारीरिक क्षमताएं बेहतर थी। तो इन्होंने अपने अध्ययन के दौरान ऐसा पाया है कि जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं, ठीक है, या टेम्परेट एरियाज हैं, तो हम देखें कि समशीतोष्ण या शीतोष्ण प्रकार की जलवायु, ऐसी जलवायु जहां पर ना ही कठोर सर्दी पड़ती है ना ही अधिक गर्मी पड़ती है, ऐसी वाली क्लाइमेट जिसको हम शीतोष्ण या टेम्परेट यहाँ की क्लाइमेट है, वहां के मनुष्य की मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी अधिक होती है। ये एल्सवर्थ हटिंगटन कहते हैं कि टेम्परेट एरियाज के लोग मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रोंग रहते हैं और मेहनती होते हैं, बजाय कि उष्ण प्रकार की जलवायु वाले मनुष्य। नेक्स्ट हम देखें कार्ल रीटर, जिन्होंने रेटजल और हटिंगटन जितना चरम ने रेटजल और हटिंगटन ने फेवर किया डिटर्मिनिज्म का, इतना रीटर ने नहीं किया, क्योंकि रीटर भी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को फोकस करते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्राकृतिक परिस्थितियां ही वो ढांचा प्रदान करती हैं जहां ह्यूमन है वो अपनी डेवलपमेंट को देखता है या ह्यूमन एक्टिविटी करता है। तो मुख्य विचार रीटर कहते हैं प्रकृति विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के चरित्र और व्यवहार को प्रभावित करती है। तो मनुष्य के सामाजिक विकास के लिए मनुष्य के ऊपर पड़ने वाले एनवायरमेंटल इफेक्ट को पढ़ना जरूरी है, ऐसा रीटर ने कहा। तो पर्यावरण के जो पर्यावरण निश्चयवाद के समर्थन द्वारा कुछ मेन पॉइंट्स बताए, जिसको हम देखें, जलवायु संस्कृति सभ्यता को प्रभावित करती है। क्लियर? यही बात किसने बताई? हटिंगटन ने बताई। सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को आकार देता है। ओके। पर्यावरण मानव कैपेसिटी को बाधित या सक्षम भी करता है। विकास को अक्सर पर्यावरणीय परिस्थितियों के आधार पर अनिवार्य माना जाता है। अब नियतिवाद की आलोचना किस प्रकार से की गई है, पर्यावरण निश्चयवाद की आलोचना कैसे की गई है? तो पहला पॉइंट हम देखें कि अत्यधिक सरलीकृत रूप है। तो इस सिंप्लिसिटी के कारण से इसकी आलोचना की गई है। कहते हैं कि मानवीय प्रतिनिधित्व को कम महत्व दिया गया है यहाँ पर, जबकि मनुष्य इतना भी निष्क्रिय नहीं है कि ह्यूमन है वो प्रकृति पर अपना कुछ भी प्रभाव या छाप नहीं छोड़ सकता है, इतना भी मनुष्य की भूमिका है वो गौण नहीं है, ऐसा कहकर नियतिवाद की आलोचना की गई। जटिल संबंध जो इन्वायरमेंट एंड मैन के बीच में है, तो जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट के बीच में, जबकि नियतिवाद में बड़ा सिंपल सा रिलेशन बताया है कि जैसा प्रकृति प्रोवाइड करती है वैसा ही ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट के बीच में कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। अगला देखिए, निर्जातीय पूर्वाग्रह। तो ये नियतिवाद कुछ बायस हो जाता है कि नियतिवाद की आलोचना इस बात से कहकर भी की गई है कि यूरोपियन उपनिवेशवाद को उचित ठहराता है। ठीक है, अब ये निर्जातीय पूर्वाग्रह क्या समझे आप इससे, कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने ऐसे एरियाज में जो हम कहें कि ट्रॉपिकल एरियाज हैं या सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं, वहां पर यूरोपीय समुदाय के लोग हैं वो सबसे ज्यादा इन्होंने उपनिवेश स्थापित किए हैं।
अब उष्णकटिबंधीय या कठोर जलवायु वाले लोग समशीतोष्ण क्षेत्र के लोगों की तुलना में स्वाभाविक रूप से कम उन्नत थे। नेक्स्ट देखिए, मानव नवाचार की अनदेखी। ह्यूमन जो इनोवेशन करता है, जो टाइमली ह्यूमन की टेक्निक है उसने भी जन्म लिया है, तो इन सभी चीजों को फोकस नहीं करते हैं, इसलिए पर्यावरण नियतिवाद की आलोचना की गई। ये बात इस कॉन्सेप्ट पर विचार करने में विफल रहता है कि मनुष्य प्रौद्योगिकी, ठीक है, जो एक क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आया है उसमें टेक्निकल फेज आया है, और उसी प्रौद्योगिकी के कारण से सूचना प्रसार टेक्निक जो आई है संस्कृति के माध्यम से अपने पर्यावरण को कैसे ह्यूमन अनुकूलित करता है और परिमार्जित करता है, इन चीजों को नियतिवाद में स्थान नहीं दिया गया है और यही इसकी आलोचना का मुख्य कारण बना है। अब हम मानव और पर्यावरण के बीच में इंटर रिलेशन को समझाने वाली दूसरी बड़ी एक कंसेप्ट निकलकर सामने आई है। ये जस्ट नियतिवाद की आलोचना के बाद से ही निकली हुई एक अप्रोच है जो फेवर करती है ह्यूमन का, और कहते हैं ये अप्रोच समझाती है कि ह्यूमन है वो इतना गौण या तुच्छ प्राणी नहीं है। ह्यूमन एक सर्वश्रेष्ठ है। ह्यूमन है वो सभी प्रक्रियाओं को उलट सकता है, प्रकृति के सानिध्य में ही रहते हुए प्रकृति में फेर बदल करके अपनी गतिविधियों के माध्यम से अपना विकास करता है। तो ह्यूमन है वो इनोवेशन करता है, प्रौद्योगिकी का फेज लेकर आया है। जो प्रकृति हमें मिनरल्स देती है तो ह्यूमन उन मिनरल्स से इंडस्ट्री लगाता है, उन रिसोर्सेज को यूज करता है, इसी के साथ में टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करता है। बहुत सारी सिविलाइजेशंस है वो ह्यूमन ने बनाई है, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट किया है। आज के समय में हम देखें क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन फेज या एग्रीकल्चर का एग्जांपल हम देखें, या बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, ये सभी इस तरह के फेज हैं जो संभववाद इस कंसेप्ट को फेवर करता है कि ह्यूमन है वो सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। ह्यूमन प्रकृति का दास नहीं है मनुष्य, जबकि प्रकृति केवल एक सलाहकार मात्र है। ऐसा कौन कहते हैं? पॉसिबलिज्म को फेवर करने वाले विद्वान कहते हैं। और ये अप्रोच समझाती है मनुष्य को सुपीरियर बनाकर दिखाती है। तो विडाल डी लाप्लास इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ पॉसिबलिज्म इन ज्योग्राफी। विडाल डी लाप्लास फ्रांसिस स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के मोस्ट ज्योग्राफर हैं जिन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी लिखी है, और ये ह्यूमन पर वर्क करते हुए मनुष्य के कार्यों को स्टडी करते हैं और उन्हें देख करके ही ये नियतिवाद की आलोचनात्मक एक नई कंसेप्ट को खड़ा करते हैं। तो देखिए, ये पर्यावरण नियतिवाद के विपरीत एक अवधारणा है। दिस इज कॉन्ट्रेरी अप्रोच ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। संभावनावाद हमें समझाता है कि मानव समाज में अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन होने और इसे विभिन्न तरीकों से आकार देने की कैपेसिटी रखता है। ह्यूमन है वो इन्वायरमेंट को चेंज कर सकता है, वेदर को भी चेंज कर सकता है। अवधारणा क्रांतिकारी थी, ये एक क्रांतिकारी फेज था। इसके आधुनिक मनुष्य ज्योग्राफी की नींव रखी, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी की नींव है वो इसी पॉसिबलिज्म से रखी गई है। पर्यावरण पर जो डिपेंडेंसी है वो कम दिखाई जाती है पॉसिबलिज्म में, और मनुष्य है वो अनुकूलन के साथ में ही प्रकृति को एक सलाहकार मनुष्य मानता है, और मनुष्य प्रकृति से अपने रिसोर्सेज को यूज करके अपना डेवलपमेंट करता है। क्लियर है? पॉसिबलिज्म इज एम्फसिस दैट ह्यूमन सोसाइटीज हैव द कैपेसिटी ऑफ अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट एंड शेप it in various ways. This concept was
revolutionary phase and laid the foundation of modern human geography. Modern human geography को यहीं से आकार मिलता है. Humans can modify and adapt their environment rather than being dependent on it. पॉसिबलिज्म को फेवर करने वाले ज्योग्राफर हैं वो, तो उनमें सबसे पहले हम देखें कि ओवरऑल जो फ्रांसिस स्कूल ऑफ ज्योग्राफी है वो सारा ही ह्यूमन को फेवर करता है, ह्यूमन ज्योग्राफी पर ही वर्क करते हैं. विडाल्डी लाप्लास के अलावा लूशियन फेब्रे जो संभावनावाद शब्द को कॉइन करते हैं, वहीं पर अल्बर्ट डिमांजिया, जीन ब्रुन्स जैसे विद्वान जो सभी पॉसिबलिज्म को फेवर करते हैं. तो देखिए विडाल्डी लाप्लास, विडाल्डी लाप्लास को संभावनावाद का संस्थापक माना जाता है, फादर ऑफ पॉसिबलिज्म, जो पर्यावरण को आकार देने में मनुष्य की सक्रिय भूमिका पर जोर देते हैं. यहाँ पर रेडजेल जबकि इनएक्टिव मनुष्य को एक पैसिव एजेंट के रूप में नियतिवाद मानता है, जबकि पॉसिबलिज्म ह्यूमन को एक एक्टिव एजेंट के रूप में मानते हैं. और भूगोलवेता के कठोर नियतिवाद को इन्होंने चुनौती दी विडाल्डी लाप्लास ने. मुख्य विचार क्या है? तो देखिए जब पर्यावरण संभावनाएं हमें प्रदान करता है, वही मनुष्य के पास में ऑप्शंस होते हैं और उसी परिवेश में मनुष्य यूज करते हुए इसी एनवायरनमेंट को और अपने अनुकूलन के बहुत सारे तरीकों को यूज करके चुनने की स्वतंत्रता रखता है. तो ह्यूमन जैसा एनवायरनमेंट हमें अपॉर्चुनिटीज देते हैं, वहीं पर चुनने की स्वतंत्रता मनुष्य के पास होती है. यही मेन एक बेस पॉइंट है कि यहीं से चुनने की अपने जो ऑप्शंस हैं उनको चुनने की स्वतंत्रता रखते हैं. ठीक है, तो चूज कर सकता है ह्यूमन अपने ऑप्शंस को जो एनवायरनमेंट हमें देता है. उन्होंने लोगों की जीवन शैली और उनके सांस्कृतिक और पर्यावरण संदर्भ के आधार पर प्रथाओं का उल्लेख करते हुए जेनरे डीवी की अवधारणा पेश की. ये जेनरे डीवी की कंसेप्ट है, ये विडाल्डी लाप्लास के द्वारा दी गई, जो कि ह्यूमन के द्वारा जी जाने वाले, ह्यूमन के द्वारा अपने जीवन को जीने की एक शैली है जिसे जेनरे डीवी कहा है. अगला देखिए लूशियन फेब्रे. तो लूशियन फेब्रे जाने जाते हैं किसके लिए? जिन्होंने संभावनावाद वर्ड को यूज किया है सबसे पहले, जो मानवीय इच्छा और नवाचार सामाजिक विकास के मुख्य चालक है, ऐसा कहते हैं लूशियन फेब्रे. और इनके अनुसार किसी भी नेचुरल एनवायरनमेंट का समाज पर पूर्व निर्धारित प्रभाव नहीं होता है. वो तो कैसा होता है? लोग हमेशा अपनी सरलता और सामाजिक संरचना के माध्यम से वातावरण को अपने अनुकूल ढाल लेते हैं. ठीक है, ह्यूमन के पास ऑप्शंस होते हैं, पूरी अर्थ है, कहीं पर भी जाकर के लिव कर सकता है मनुष्य और वहां के एनवायरनमेंट के हिसाब से वो अपना जो ऑप्शंस हैं उनको चूज करके अपना विकास करता है. तो इन सभी संरचनाओं के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूलन में ढलते रहे हैं. जीन ब्रोन्स फ्रांसीसी भूगोलवेता हैं जिन्होंने संभववाद का समर्थन दिया है और अध्ययन किया कि मनुष्य की कृषि पैटर्न को हम देखें. अगर वर्षा नहीं होती है, पहले हम देखें कि जो अर्ली ह्यूमंस हैं वो सीधा सीधा कहाँ डिपेंड रहते थे? एनवायरनमेंट पर डिपेंड रहते थे. तो फ्लोरा एंड फूना की जो स्पीसीज है वहीं से वो अपना खाने की सामग्री प्राप्त करते थे. लेकिन जैसे ही मनुष्य के बारे में स्टडी किया जाता है यहाँ पॉसिबलिज्म फेज में, तो वहां देखें हम कि मनुष्य के द्वारा खेत बनाए गए. ठीक है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की स्टार्टिंग में ही वहां मनुष्य कृषि करना प्रारंभ कर देता है, फिर बड़े बड़े खेत बना करके वहां एग्रीकल्चर प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है. तो एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जो ह्यूमन के द्वारा ही की हुई कृति है. वहीं पर सिंचाई एक ऐसा प्रोसेस है जो वर्षा नहीं होने पर, अब यहाँ देखें हम कि मनुष्य वर्षा के बिना किस प्रकार से
फसल को पानी दे सकता है, तो वहां पर सिंचाई की व्यवस्था की गई। तो एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, रिवर के माध्यम से कैनाल्स जो बनाई गई हैं ह्यूमन के द्वारा, वहां सिंचाई एक बेस्ट एग्जाम्पल है पॉसिबलिज्म को दर्शाने का, कि मनुष्य है वो बहुत सारे कार्य हैं, चमत्कारी कार्य है मनुष्य के द्वारा किए गए हैं। तो यहाँ देखिए बसाव का पैटर्न है, ठीक है। सेटलमेंट पैटर्न को हम देखें, जो रूरल सेटलमेंट है या अर्बन सेटलमेंट एरियाज हैं, उन्हें हम देख करके जिन ब्रून्स के द्वारा बताई गई कंसेप्ट को समझ सकते हैं। उनका मानना था कि मनुष्य पर्यावरण के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं थे, बल्कि अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अपने परिवेश को सक्रिय आकार दे देते हैं। संभावनावाद के मेन पॉइंट्स कौन से हैं? पर्यावरण विकल्प प्रदान करता है, ठीक है। इन्वायरमेंट हमें एक ऐसी अवस्थाएं प्रदान करता है जिसमें मनुष्य चुनता है, चूज करता है ऑप्शंस को, और उसे प्रतिक्रिया किस प्रकार देनी है, ऐसा मनुष्य ही उसे पॉसिबल करता है। संस्कृति और मानवीय रचनात्मकता भौतिक भूगोल जितनी ही महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, समाज पर्यावरण जैसे एग्रीकल्चर है, अर्बन डेवलपमेंट है, अनुकूलित नवाचार और संशोधित कर सकता है। संभावनावाद पर्यावरणीय बाधाओं को मनुष्य की एजेंसी पर जोर देता है, मानवीय एजेंसी पर जोर देता है। तो आप क्लियरली समझ पाए होंगे कि पॉसिबलिज्म की अवधारणा कहती है कि प्रकृति शक्तिशाली नहीं है, केवल यहाँ पर मनुष्य भी पर्यावरण को प्रभावित करता है। जैसे कि मनुष्य के द्वारा भी एक अनूठी छाप पर्यावरण पर छोड़ी गई है, जिसको हम पॉसिबलिज्म के फेवर करने वाले ज्योग्राफर हैं उनकी थ्योरीज में हम इसे पढ़ सकते हैं। संभावनावाद के मेन पॉइंट्स कौन से हैं? मानव अनुकूलनशीलता, तो देखिए उन तरीकों को स्वीकार करता है जिससे मनुष्य अपने पर्यावरण को संशोधित करे, अनुकूलित करता है और मानव पर्यावरण के संबंधों के बारे में संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है। सांस्कृतिक और सामाजिक कारक कौन से हैं? ये टोटली बेस्ड है ह्यूमन एक्टिविटी पे। समाज कहाँ से बना? मनुष्य से बना, ठीक है। और वहीं मनुष्य के द्वारा जो भी रीति रिवाज को फॉलो किया गया, वेशभूषा को, धर्म को, भाषा को, उसे हम संस्कृति कहते हैं। यह मानव के व्यवहार और भूगोल को आकार देने में संस्कृति, प्रौद्योगिकी, सामाजिक संरचनाओं की भूमिका को शामिल करता है पॉसिबलिज्म। तो मेन पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे पॉसिबलिज्म के। रिकॉग्नाइज ह्यूमन adaptability. It acknowledges the ways humans modify and adapt to their environments, offering a more balanced view of the human-environment relationship, cultural and social factors. सेकेंड पॉइंट है, तो मेन पॉइंट्स ऑफ पॉसिबलिज्म आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप देखिए द डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबलिज्म डिबेट। तो डिटर्मिनिज्म में और पॉसिबलिज्म दोनों की हम बात करें, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? तो दो, एक आलोचना, एक अवधारणा दूसरी अवधारणा से बिल्कुल विपरीत है, तो वो किस प्रकार से है? तो वहां देखिए, एनवायरमेंट एज अ कंट्रोलर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी। तो सामाजिक विकास, मानव व्यवहार, पर्यावरण मानव के व्यवहार को और सामाजिक विकास को कंट्रोल करता है, ऐसा डिटर्मिनिज्म अप्रोच कहती है। वुमेन आर सीन एज अ पैसिव एजेंट। ओके, मनुष्य पर्यावरणीय परिस्थितियों का एक निष्क्रिय एजेंट है। तो दो पॉइंट्स को हम देखें किस प्रकार से भिन्न अवधारणाएं हैं पॉसिबलिज्म में। पर्यावरण को अवसर या बाधाएं प्रदान करने वाला माना जाता है, लेकिन मनुष्य के अनुकूलन और नवाचार को क्षमता नहीं होती है। क्लियर सब सी बात है कि सबसे पहले हम देखें डिटर्मिनिज्म अप्रोच। तो डिटर्मिनिज्म कहता है कि पर्यावरण शक्तिशाली है, नेचर है वो सर्वश्रेष्ठ है, मनुष्य को कंट्रोल करती है, मनुष्य की विचारधाराओं को, मनुष्य की गतिविधि को, मनुष्य के रहने की जीवन शैली को टोटली नेचर कंट्रोल करती है, ऐसा डिटर्मिनिज्म अप्रोच कहती है। तो वहीं फर्स्टली
इसी पॉइंट में पॉसिबिलिज्म कहता है कि ऐसा नहीं है कि प्रकृति ही सब कुछ डिसाइड करती है कि ह्यूमन को कैसा रहना है, ह्यूमन को कैसे अपना डेवलपमेंट करना है। इसके अलावा जो पॉसिबिलिज्म बताता है कि ह्यूमन है वो अपनी अमिट छाप प्रकृति के ऊपर छोड़ी है और ऐसी कृतियों को मनुष्य ने करके दिखाया है जो कि नेचर के साथ में अनुकूलन के बजाय उनके ऊपर अपने प्रभाव जो देखने को मिलते हैं ह्यूमन के। क्लियर है। दूसरा, डिटर्मिनिज्म कहता है कि ह्यूमन एक पैसिव एजेंट है, जबकि पॉसिबिलिज्म तो सारा ही डिपेंड किस पे है, ह्यूमन पे है। और डिटर्मिनिज्म किस पे फोकस करता है, एनवायरनमेंट को, और ह्यूमन को पैसिव एजेंट मानता है। अगला देखिए, 20th सेंचुरी के मध्य तक पर्यावरण नियतिवाद या निर्धारणवाद अपने न्यूनतावादी दृष्टिकोण और सांस्कृतिक पूर्व धारणा के कारण लोकप्रियता खो देती हैं। ये अप्रोच जो है वो ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाई। जब पॉसिबलिज्म ने कदम रखा तो वहीं पर मानवीय क्षमता और मनुष्य के कार्यों का गुणगान किया जाने लगा। वहीं पर जितने भी उस पर्टिकुलर टाइम फेज के जितने भी ज्योग्राफर हैं उन सभी ने ह्यूमन को फेवर किया और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को लेकर के इन्होंने डिटर्मिनिज्म को की आलोचना की। क्लियर है। यहाँ देखिए, नियतिवाद से संभावनावाद या संभाव्यवाद की ओर बदलाव ने भौतिक विचार में एक महत्वपूर्ण विकास को चिन्हित किया। तो यहाँ देखिए, हम आगे देखेंगे प्रसंभवता वाले कंसेप्ट को, हम आगे देखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया है डिटर्मिनिज्म और पॉसिबलिज्म के बीच में क्या अंतर है। डिटर्मिनिज्म और पॉसिबलिज्म के बीच में जो डिबेट क्रिएट हुआ, उस डिबेट को सॉल्व करने के लिए एक नई कंसेप्ट निकलकर सामने आई जिसको हम नियो डिटर्मिनिज्म कॉन्सेप्ट कहते हैं, जो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दी गई है। तो नव निश्चयवादी, नव नियतिवादी या नियो डिटर्मिनिज्म या स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो नियो डिटर्मिनिज्म को हम अन्य नाम से जानते हैं। वो कौन कौन से नाम है? न्यू डिटर्मिनिज्म, नवनियतिवाद, नव निश्चयवाद। इसी अवधारणा का एक अन्य नाम भी है स्टॉप एंड गो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, जिसको हिंदी में हम कहते हैं रुको और जाओ नियतिवाद। इस अवधारणा को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ग्रिफिथ टेलर, जो कि डिटर्मिनिज्म और पॉसिबलिज्म डिबेट को सोल्व करने वाले हैं, जिन्होंने सबसे पहले बताया कि देखिए, जो डिटर्मिनिज्म अप्रोच है वो ह्यूमन को गौण समझती है और नेचर को सर्वश्रेष्ठ मानती। वहीं पर पॉसिबलिज्म फेज है, वो क्या समझता है, वहां ह्यूमन को शक्तिशाली बनाया जाता है, प्रकृति की भूमिका है वो गौण समझी जाती, जबकि प्रकृति को केवल एक सलाहकार मात्र माना जाता है। तो जब ग्रिफिथ टेलर इस कंसेप्ट को लेकर आए हैं नवनियतिवाद को, तो वो समझाते हैं कि दोनों का एक कोऑर्डिनेशन से ही काम चलता है। नेचर भी अपने आप में स्ट्रोंग है, तो ह्यूमन के द्वारा किए गए कार्य हैं, अगर वो स्ट्रोंग है तो क्या ह्यूमन के ऊपर पड़ने वाले जो प्रकृति के प्रभाव हैं नेगेटिव वाले, उनको देख करके आप समझ सकते हैं कि प्रकृति भी कम शक्तिशाली नहीं है। तो ऐसे फेज में क्या करें जब दो शक्तिशाली के बीच में मुठभेड़ हो, ह्यूमन एंड एनवायरमेंट के बीच में, तो वहीं एक नई अवधारणा निकल कर आई है नवनियतिवाद। तो वो ये समझाते हैं कि स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कहते हैं कि मान लिया हमने कि प्रकृति है वो संभावनाएं देती है और ह्यूमन उसे यूज करता है और अपनी कृतियों के माध्यम से दिखाता है कि प्रकृति पर भी विजेता बन सकता है। ठीक है। तो वहीं पर प्रकृति भी तो दिखाती है ह्यूमन को, क्लाइमेट के माध्यम से दिखा देती है। अत्यधिक बारिश
किसी स्थान पर हो जाए, ठीक है, बाढ़ का आना, आपदाओं का आ जाना, ठीक है, जंगल में आग का लग जाना, ये सभी कैसे फैक्टर हैं जो नेगेटिव है, भूकंप का आना, ये सभी आपदाएं हैं वो आपको नेचर ने ही दिखाए हैं वुमेन को, क्लियर है। तो ऐसा एक कंसेप्ट लेकर के आए हैं ग्रिफिथ टेलर, जो स्टॉप एंड गो कहते हैं कि प्रकृति हमें यद्यपि संभावनाएं देती है, मनुष्य को वही संभावनाएं यूज करनी चाहिए, लेकिन उन संभावनाओं में से अगर प्रकृति आपको रेड सिग्नल देती है तो वहां पर मनुष्य को स्टॉप हो जाना चाहिए। प्रकृति एक ट्रैफिक पुलिस की तरह, ट्रैफिक लाइट की तरह कार्य करती है। जब प्रकृति आपको अलाउ करती है वुमेन को किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, तो वहीं पर मनुष्य को वो ही क्रियाकलाप किए जाने चाहिए। अदरवाइज प्रकृति मनुष्य को दंडित करती है, और इसी से फिर प्रकृति की स्ट्रांगनेस आप देख सकते हैं। ग्रिफिथ टेलर की ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी एक बुक है जिसमें इन्होंने न्यू डिटर्मिनिज्म प्रोसेस को समझाया है, एक कंसेप्ट दिया है। व्हाट इज न्यू डिटर्मिनिज्म? न्यू डिटर्मिनिज्म क्या है? स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, जिसको ग्रिफिथ टेलर के द्वारा 1920 में कॉइन किया गया। ही कंपेयर्ड मैन विद द ट्रैफिक कंट्रोलर, ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में ग्रिफिथ टेलर ने कंपेयर किया है, ठीक है, एनवायरमेंट को, मनुष्य को वही कार्य मनुष्य के द्वारा किए जाने चाहिए जिसको प्रकृति अलाउ करती है। अकॉर्डिंग टू न्यू डिटर्मिनिज्म द एनवायरमेंट सेट सर्टेन लिमिट्स, women have the power of choose how to respond. It's a middle ground between environment determinism, nature control humans, and possibilism, जिसे हम कहें women can overcome nature। नवनियतिवाद क्या कहता है कि पर्यावरण कुछ लिमिटेशंस सेट करते हैं वुमेन के लिए, और उन ही लिमिटेशंस को अगर वुमेन तोड़ता है तो प्रकृति उन्हें ही दंडित करती है। यद्यपि मनुष्य को चुनने की शक्ति है, लेकिन उसे कैसे चुनाव करे और कैसे रिएक्ट करे वुमेन, ये प्रकृति ही डिसाइड करती है। पर्यावरण नियतिवाद, प्रकृति मनुष्य को नियंत्रित करती है, और संभावनावाद, दोनों ही कंसेप्ट से निकल करके ये अवधारणा बीच में आई है। तो इन्हीं के बीच का मध्य मार्ग है वो क्या है? ठीक है, न्यू डिटर्मिनिज्म है। अब देखिए न्यू डिटर्मिनिज्म के कुछ मेन की पॉइंट्स। प्राकृतिक सीमाएं, नेचुरल लिमिट्स, पर्यावरण संभावनाएं प्रदान करता है, लेकिन इसमें बाधाएं भी हैं, जैसे क्लाइमेट है और रिसोर्सेज है। मानव विकल्प देता है, मानव को विकल्प मिलते हैं, और ह्यूमन उन्हें अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग चूज करते हैं। तो मानव यह तय कर सकते हैं कि पर्यावरण ने जो जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से जो नेगेटिव इंपैक्ट डाले ऐसे कार्य मनुष्य ना करे। तो देखिए बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्र में बांध ना जाए, क्लियर है, बाढ़ से बचने के लिए बचाव का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। बांध बनाने के लिए आप एक सुटेबल वहां की कंडीशंस को देख सकते हैं कि अगर सोइल का टाइप किस प्रकार का है, या पानी का बहाव ज्यादा है, कोई सीजनल रिवर है वो अधिक फ्लो के साथ में बहती है, और उस समय अगर आप उसके सामने बांध बनाते हैं तो वहीं पर फ्लड की आशंका है वो अधिक बन जाती है, ज्यादा संभावना हो जाती है वहां पर बाढ़ आने की, या कोई भी नेचुरल डिजास्टर वहां पर घटित हो जाता है। संतुलित दृष्टिकोण, बैलेंस्ड अप्रोच, नवनियतिवाद जो सतत विकास को बढ़ाता है, जिसमें पर्यावरण के साथ साझेदारी और अनुकूलन का आग्रह करता है। तो प्रकृति पर्यावरण के साथ में सूझ के साथ में ह्यूमन अपने एक्टिविटी है उन्हें कर सकता है, और अपना डेवलपमेंट भी कर सकता है, और साथ में ही प्रकृति को भी हार्म नहीं होगा। तो प्रकृति भी अपने कार्य को
सुचारू रूप से चलाती रहेगी, तो जिससे कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्थिति हमें प्राप्त हो। ठीक है, तो जैसे प्राकृतिक आपदाएं, सुनामी, अर्थक्वेक, थंडरस्टॉर्म एंड फ्लड, ठीक है, बाढ़, सूखा, भूकंप, इस तरह की आपदाएं हैं, वो मनुष्य खुद क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे अर्बन एरियाज में जो स्थान है वो पूरा सीमेंटेड या कंक्रीट से बना हुआ एरियाज है, जो कि इवोपरेशन की प्रोसेस को या पूरा वर्षा की प्रक्रिया को बाधित करता है, और इसी के चलते वहां पर फिर प्राकृतिक आपदाएं या संकट प्राप्त होते हैं। वहीं पर देखिए कि एक्स्ट्रा वेट जब अर्थ पर हो जाता है किसी भी ऐसे स्थान पर जहां पर आप फ्लाई ओवर बनाते हैं और एक्स्ट्रा वहां पर भार बढ़ जाता है किसी स्थान पर। अब इतना भार यहाँ पर नहीं था, लेकिन एक्स्ट्रा मटेरियल आपने फ्लाई ओवर के माध्यम से या सड़कें बनाने के लिए आप एक्स्ट्रा मटेरियल को यहाँ पर लगाते हैं, तो इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी के द्वारा जिस प्रकार से पृथ्वी के ऐसे भाग पर भार का हट जाना, भार का अत्यधिक हो जाने के कारण से इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी काम करती है, और वहां पर फिर भूकंप आने की आशंका है वो होती है। तो इसी प्रकार से ग्रिफिथ टेलर समझाते हैं कि मनुष्य के द्वारा वही कार्य किए जाने चाहिए जो कि प्रकृति उस कार्य के लिए मनुष्य को अलाउ करती है। अब हमारे सामने है फोर्थ और लास्ट अप्रोच, जिसको हमने संभव्यवाद या प्रोबेबिलिज्म के नाम से जाना है। तो प्रोबेबिलिज्म जो संभववाद का ही परिमार्जित या संशोधित रूप है। जैसा प्रसंभवतावाद की कंसेप्ट आई है, वो नव निश्चयवाद के बाद में भी आई है, जिसको OH के स्पेट के द्वारा समझाया गया है। OH के स्पेट जो ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के ज्योग्राफर हैं, और इन्होंने प्रोबेबिलिज्म की अवधारणा को समझाते हुए बताया है कि प्रकृति हमें संभावनाएं प्रदान करती है। ठीक है, प्रकृति हमें इस प्रकार के अवसर, अपॉर्चुनिटीज देती है, लेकिन उन कंसेप्ट या उन अपॉर्चुनिटीज में से कुछ ही ऐसी संभावनाएं होती हैं जो संभाव्य होती है, जो पॉसिबल हो पाती हैं। ठीक है, प्रकृति ने सभी जगह पर पानी की उपलब्धि दिखाई है, लेकिन किस स्थान से आप पानी को ज्यादा यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए आप देखें कि लैंड एरिया सभी जगह पर है, लेकिन कुछ ही ऐसे स्थान हैं जहां पर आप एग्रीकल्चर की एक्टिविटी को कर सकते हैं, क्योंकि इसी के अलावा बहुत सारी ऐसी कृषि के लिए केवल एक लैंड एरिया ही नहीं, अपितु बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं। उसमें पानी की उपलब्धता है, मिट्टी है वो उर्वर है या नहीं है, वहां पर मैन की प्रेजेंस कितनी है, वहां पर सिंचाई की व्यवस्था है वो वर्षा के अलावा कितनी है, ये सारे फैक्टर्स हैं वो एग्रीकल्चर को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रसंभावतावाद की कंसेप्ट कहती है कि यद्यपि प्रकृति हमें संभावनाएं देती है, लेकिन उनमें से कुछ ही पॉसिबल हो पाती है, कुछ ही एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर हम कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी है वो पॉसिबल कर सकती हैं। ठीक है, इसी कंसेप्ट को लेकर आए हैं OH के स्पेट। व्हाट इज प्रोबेबिलिज्म गिवन बाय OH के स्पेट? ब्रिटिश स्कूल के ज्योग्राफर हैं। संभावनावाद के अनुसार भौतिक पर्यावरण मानव की क्रियाओं को विशिष्ट रूप देने में निर्धारित नहीं करता, फिर भी यह कुछ प्रतिक्रियाओं को दूसरे की तुलना में अधिक संभावित बनाता है। संभावनावाद मुख्यतः क्या कहता है? एनवायरमेंटल एंड डिटरमिनिज्म, रेडिकल पॉसिबलिज्म का फेज है। कट्टरपंथी संभाव्यवाद के बीच में एक विचारधारा का फेज आया है, जिसमें ह्यूमन को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। और पर्यावरण नियतिवाद है, जो कहता है कि ह्यूमन है वो तुच्छ प्राणी है, प्रकृति मनुष्य के ऊपर विजेता है,
और प्रकृति ही मनुष्य को कंट्रोल करती है, मनुष्य के क्रियाकलापों को कंट्रोल करती है, ऐसा नियतिवाद कहते हैं। और संभावनावाद या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को लेकर के बात करते हैं। ओएच के स्पेट क्या कहते हैं आप, जो कि प्रोबेबिलिज्म की कंसेप्ट देंगे। मानवीय क्रियाकलापों में विकल्प या बाध्यता नहीं है। प्रकृति हमें संभावना देती है, लेकिन मनुष्य उसके लिए बाध्य नहीं है कि जो प्रकृति आपको संभावनाएं देती है आप वो ही कार्य करो। नो, जैसे सब कुछ न कुछ भी नहीं, बल्कि यह संभावनाओं का संतुलन है। तो ये एक ऐसा बैलेंसिंग अप्रोच है जो दोनों के बीच संभावना प्रस्तावित करता है। मानव या पर्यावरण के आपसी जटिल अंतर संबंध को दर्शाता है। Human action was represented as not so much a matter of an all or nothing choice or completion, but a balance of probabilism. भूगोल में प्रोबेबिलिज्म एक ऐसी कंसेप्ट है जो पर्यावरण नियतिवाद के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि नियतिवाद का तो यहाँ पर कोई भी एक संभाववाद का तो फिर भी यहाँ पर आपको झलक दिखेगी, लेकिन नियतिवाद को बिल्कुल भी फेवर नहीं करते हैं कि प्रकृति है वो शक्तिशाली है, मनुष्य के ऊपर विजेता है, मनुष्य तुच्छ प्राणी है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। इस कंसेप्ट को बिल्कुल नकारा है प्रसंभवतावाद ने या संभाव्यतावाद ने। ठीक है, कुछ निश्चित बाध्यताएं, सीमाएं निर्धारित करता है। मानवीय क्रियाएं और विकल्प इन सीमाओं के भीतर ही अपने परिणाम की परिकल्पना कर सकते हैं। अब एनवायरमेंट संभावित क्रियाओं को एक श्रृंखला प्रदान करता है। मनुष्य केवल अपने परिवेश के द्वारा, जो मनुष्य का पर्टिकुलर परिवेश है उसमें निष्क्रिय एजेंट है, बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक एक्टिव पार्टनर है जो प्रकृति के साथ में मिलकर के अपने क्रियाकलाप करता है। तो संस्कृति के माध्यम से, जो संस्कृति आप देख सकते हैं, मनुष्य की वेशभूषा को आप देख सकते हैं, उपनिवेशवाद के द्वारा आप देख सकते हैं, उनके नेचर को देख करके आप देख सकते हैं, मनुष्य के व्यवहार को देख करके। और मनुष्य के द्वारा प्रौद्योगिकी का चयन किया गया है, मनुष्य के द्वारा इंडस्ट्री स्थापित की गई है, मनुष्य के द्वारा सूचना, नवाचार, प्रौद्योगिकी या उच्च स्तर की टेक्निक को स्वीकारा है, वो सभी प्रोबेबिलिज्म को दर्शाते हैं। प्रौद्योगिकी और ज्ञान के आधार पर चुनाव करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं एक जगह मनुष्य एग्रीकल्चर भी कर रहा है, वहां पर इंडस्ट्री भी स्थापित की जा रही है। ठीक है, एग्रीकल्चर के साथ में ही इंडस्ट्रियल, लघु या कुटीर उद्योग के माध्यम से भी मनुष्य अपनी आजीविका चलाता है। वहीं पर गन्ने से चीनी बनाना या अन्य उत्पाद रेडी करना, ठीक है, सभी इंडस्ट्री स्थापित करना और अर्बन एरिया बिल्डअप करना, ये सभी प्रोबेबिलिज्म को दर्शाते हैं। Probabilism in geography is a concept that contrasts with environment determinism, suggesting that while the environment sets certain constraints or limitations, human actions and choices can influence outcomes within these boundaries. These ideas posits that the environment offered a range of possible actions. ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं वो प्रोबेबिलिज्म को दिखाती है। अब हम देखें प्रोबेबिलिज्म या संभाव्यवाद के कुछ मेन पॉइंट्स, जिसमें सबसे पहले देखें नियतिवाद को बिल्कुल फेवर नहीं करता है, वहां पर ह्यूमन को ही रिप्रेजेंट करता है। कौन? प्रसंभवतावाद। मानव प्रतिनिधित्व करता है, इस बात पर जोर देता है कि समाज कैसे विकसित होता है और अपने पर्यावरण के साथ में कैसे परस्पर क्रियाएं करते हैं और मानव के निर्णय लेने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सारा बेस्ड होता है ये कंसेप्ट वुमेन के ऊपर।
आगे देखिए प्रतिक्रियाओं की लचीलापन, जबकि संभववाद में ऐसा नहीं था। संभववाद में ह्यूमन की जो एक्टिविटी है वो कांस्टेंट है। मनुष्य जो क्रियाकलाप करता है उसमें हम दिखाते हैं कि मनुष्य बिल्कुल निर्भय होकर के प्रकृति का दोहन करता है, संसाधन को यूज करता है। वहीं पर प्रतिक्रियाओं का लचीलापन यहाँ हमें देखने को मिलता है प्रसंभवतावाद, जो कि संभावनावाद का ही एक परिमार्जित रूप है। पर्यावरणीय नियतिवाद के विपरीत है। संभावनावाद सुझाव देता है कि विभिन्न संस्कृतियां या समाज समान पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पर आप देख सकते हैं ह्यूमन एजेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रेस्पॉन्सेस प्रसंभवतावाद में हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये था प्रसंभवतावाद का फेज, जो संभववाद का ही एक परिमार्जित रूप हमने देखा है, जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को ही फेवर करता है। मानव के द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा ही प्रोबेबिलिज्म को हम देख सकते हैं, जो अवसर को चुनने की स्वतंत्रता है, जो संभाव्य अवसर हैं उनको चुनना ही क्या है, प्रसंभवतावाद है। जबकि मनुष्य को ऑप्शंस चुनने की जो स्वतंत्रता है वो किसमें है, संभववाद में है। तो दोनों कंसेप्ट हैं वो एक दूसरे की पूरक हैं। जबकि टोटली हमने 4 ऐसी अप्रोचेज पढ़ी हैं, 4 ऐसी अवधारणाएं पढ़ी हैं जो मानव और पर्यावरण दोनों के बीच में ही पारस्परिक अंतर क्रियाओं को दर्शाते हैं। मानव के ऊपर पर्यावरण का क्या इफेक्ट है, पर्यावरण कैसे मनुष्य को प्रभावित करता है, इसी के संबंध में ये विचारधाराएं रही हैं। पहला कंसेप्ट जो मिला हमें नियतिवाद का, वो जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, जर्मन ज्योग्राफर के द्वारा फेवर किया। जबकि सेकंड अवधारणा है वो पॉसिबलिज्म है, जिसको फ्रांसीसी स्कूल ऑफ ज्योग्राफी ने बनाया और फ्रांसीसी स्कूल ऑफ ज्योग्राफी ने समर्थन दिया। ठीक है, तो फ्रांसीसी जितने भी ज्योग्राफर हैं वो सभी पॉसिबलिज्म को मानते हैं। जबकि तीसरा कंसेप्ट निकल कर आया वो नियो डिटर्मिनिज्म या ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म रहा। फोर्थ में प्रसंभवतावाद, जो ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के द्वारा मेनली OH के स्पेट के द्वारा ये दिया गया। तो चारों को कंप्लीटली हम देखें, पहले को रेडजेल ने दिया, दूसरे वाले को विडाल्डी लाप्लास ने, और थर्ड कंसेप्ट है न्यू डिटर्मिनिज्म जिसको टेलर ने दिया, और प्रोबेबिलिज्म या प्रसंभवतावाद जिसको OH के स्पेट ने दिया। तो इस प्रकार से ये हमारी मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप के कंसेप्ट को आज हमने पढ़ा। उम्मीद है कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ फिलहाल ये है क्लास का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट के क्लास में। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.